एल्बुमिन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, वहीं पर ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन द डिफेंस मैकेनिज्म। बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, मतलब कि 4 मंथ होता है, और इसके बाद इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, और इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब ये जो दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों एंटीजन मिलकर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। जैसा एंटीजन होता है वैसा ब्लड ग्रुप होता है। अगर किसी इंसान की ब्लड की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन एक लिंक्ड रिएक्शन होती है, एक कैस्केड रिएक्शन होती है, जिसमें हर एक रिएक्शन पिछले रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है। अगर एक भी रिएक्शन हटाओगे तो ब्लड क्लॉटिंग की पूरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड्स विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बात ये ध्यान रख लेना कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो हार्ट के अंदर इम्प्लोजन हो जाएगा और उस इंसान की मौत हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी की हर एक सेल्स तक हमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंस को पहुंचाना है। बदले में जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगी उसको उस सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कोई ना कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म मौजूद हो ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर्पस को अचीव कर सके। अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म को इवॉल्व किया है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स, ये अपनी सराउंडिंग में मौजूद वाटर को अपनी बॉडी कैविटीज की मदद से अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन स्पॉन्जेस के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम भी हम लोग उसी को कह देते हैं। वहीं पर इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, हम मैमल्स यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल फ्लूइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड और लिम्फ, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड होता है ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्टेड रखता है बाय ट्रांसपोर्टिंग दी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ब्लड के लिक्विड अर्थात मैट्रिक्स वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है। वहीं पर बचा हुआ 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारा टोटल ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन्स होती हैं। वैसे तो प्लाज्मा के अंदर बहुत टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेजर प्रोटीन 3 होती हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग में मदद करना, एल्बुमिन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, वहीं पर ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन द डिफेंस मैकेनिज्म। प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि Na+Cl-, Mg2+, Ca2+, और HCO3-। उसके साथ साथ प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन, लिपिड्स, ये सारी चीजें ट्रांजिट स्टेट में पाई जाती हैं। प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। एक्टिव कब होंगे? जब हमें कहीं पर चोट लगेगी या फिर हमारी कोई इंजरी लगेगी और वहां से ब्लड लॉस होने लगेगा, तब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो बचा हुआ सब्सटेंस कहलाता है सीरम। मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे ब्लड का बचा हुआ 45% होता है। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम व्हाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम प्लेटलेट होता है। इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन। अब अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट, जिसका दूसरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, तो ये हमारी ब्लड की मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, जिसका नंबर होता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसीज पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 50 लाख से 55 लाख आरबीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो मोस्ट मैमल्स की मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से आरबीसी बीच से पचक जाती है, जिसकी वजह से इसका शेप बाइकनकेव हो जाता है। बाइकनकेव शेप होने से एक और फायदा होता है कि आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस बाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल को इसीलिए डीजनरेट किया गया ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन को भरा जा सके। याद रख लेना, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर हम बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, मतलब कि 4 मंथ होता है, और इसके बाद इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, और इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो इनका दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और इसी वजह से ये कलरलेस होते हैं। हीमोग्लोबिन हमें इसके अंदर डालना नहीं है, तो इसके अंदर से न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स को डीजनरेट नहीं करना पड़ता होगा। मतलब कि आपकी डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लिएटेड होती होंगी, एंड इवन कुछ डब्ल्यूबीसीज तो ऐसी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल। अब अगर हम बात करें इनके नंबर्स की, तो इनका नंबर होता है 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। आरबीसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनका नंबर
बहुत ही कम होता है एंड इनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, दैट इज दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। WBCs को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अगर WBC के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उनको रखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स में, और अगर एब्सेंट है तो रखेंगे एग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स आपकी फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। वहीं पर एग्रेनुलोसाइट आपकी 2 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1% होती हैं, इओसिनोफिल 2 से 3% होती हैं, न्यूट्रोफिल 60 से 65% होती हैं, मोनोसाइट 6 से 8% होती हैं और लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं। मोस्ट अबेंडेंट WBC होती है न्यूट्रोफिल और लीस्ट अबेंडेंट होती है बेसोफिल। बेसोफिल आपकी जो होती है वो 3 केमिकल्स को सेक्रेट करती हैं, दैट इज सेरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामाइन। उसके साथ साथ बेसोफिल आर आल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब अगर हम बात करें इओसिनोफिल की, तो इओसिनोफिल आपकी जो होती हैं वो इन्फेक्शंस को रेसिस्ट करती हैं। उसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन के दौरान इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ इओसिनोफिल आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। अब अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की, तो ये दोनों कलेक्टिवली आपकी इन्वॉल्व होती हैं फैगोसाइटोसिस में। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोनों मिलकर। अब अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट आपकी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। चाहे टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, दोनों का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर, लेकिन इनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, इस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। अगर बोन मैरो में ही बने और वहीं पर इनका मैच्योरेशन भी हो तो ऐसे लिम्फोसाइट को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, लेकिन अगर इनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, वहीं पर टी लिम्फोसाइट उनकी हेल्प करती है। मतलब जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती हैं वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में, और ये दोनों मिलकर आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अब किस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अब अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइट की, तो थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स, और जिनका नंबर होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। होता क्या है, हमारी रेड बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, मतलब एक ऐसा सेल, रेड बोन मैरो के अंदर पाई जाने वाला ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस साइज में बहुत ही बड़ा होता है। और इन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे केमिकल्स, लेकिन उन बहुत सारे केमिकल्स में से अधिकतर केमिकल्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अगर किसी इंसान के ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो जब उस इंसान को चोट लगेगी या इंजरी होगी तो उसके अंदर से जब ब्लड लॉस होगा बॉडी से, उसकी बॉडी से जब ब्लड लॉस होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा सही से। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, और क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, और अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ उस बॉडी से, उस इंसान की बॉडी से, तो उस इंसान को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें ब्लड की, तो हम सभी ह्यूमंस के ब्लड की मॉर्फोलॉजी तो एक जैसी होती है, लेकिन एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में हम सभी का ब्लड डिफर करता है, एंड इसी डिफर के बेसिस पर हम सभी के ब्लड की बहुत सारी ग्रुपिंग्स करी गई हैं, और उन बहुत सारी ग्रुपिंग्स में से 2 ग्रुपिंग्स मेन है, दैट इज एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग हमारा 2 एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं। बेसिकली एंटीजेंस आर एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल्स, और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो केमिकल्स, वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, वहीं पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर। अब ये जो 2 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों एंटीजन मिलकर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जैसा एंटीजन होता है वैसा ब्लड ग्रुप होता है। अगर किसी इंसान की ब्लड की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, और अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, और अगर दोनों एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और अगर एंटीजन अब्सेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप 0 हो जाएगा, और 0 ब्लड ग्रुप को ही ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, वहीं पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। याद रख लेना कि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अब्सेंट होती है ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, और जो एंटीजन अब्सेंट होती है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एग्जांपल से समझे तो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, लेकिन इस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी ए, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर अब्सेंट होगी, और आरबीसी पर एंटीजन बी अब्सेंट है तो इस एंटीजन बी की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी बी, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। इसको एक लाइन से ऐसे याद रख लो कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक ब्लड के अंदर नहीं रह सकती हैं। ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास में एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर
सकता है, रिसीव कर सकता है और इस वजह से हम लोग इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। सिमिलरली ओ वाले के पास में एक भी एंटीजन नहीं होता है जिसकी वजह से ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और सेम ब्लड ग्रुप वाले तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा ही सकते हैं। अब अगर हम बात करें आरएच ग्रुपिंग की, तो आरएच ग्रुपिंग हमारा डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन के ऊपर। लगभग 80% ह्यूमंस के आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है और बाकी बचे हुए 20% ह्यूमंस के आरबीसी पर आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है। ऐसे इंसान जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव पर्सन, और अगर एब्सेंट होता है तो बोलते हैं आरएच नेगेटिव पर्सन। आरएच एंटीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रीसस मंकी के ब्लड की आरबीसी के सरफेस के ऊपर, दैट्स व्हाई इस एंटीजन को आरएच एंटीजन कहा गया। अब अगर हम बात करें इसके ट्रांसफ्यूजन की, तो आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस ऑब्जर्व किया गया है। आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस के बीच में होता क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन और डिलीवरी माँ और बच्चे की ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड बच्चे के आरएच पॉजिटिव ब्लड को पहचान नहीं पाता है और उस पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। लेकिन तब तक फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो डिलीवर हो जाता है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब उस माँ की सेकंड प्रेगनेंसी होती है, उस फीमेल की सेकंड प्रेगनेंसी होती है और अगर बच्चा तब भी पॉजिटिव आया, तो चूंकि माँ के ब्लड में ऑलरेडी उस आरएच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी होती है और एंटीबॉडी का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए चली जाती है बच्चे के ब्लड में। बच्चे के ब्लड में मौजूद आरबीसी से वो बाइंड करती है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। बच्चे के ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है और बच्चे को एनीमिया हो जाता है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में और अल्टीमेटली बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है और सीवियर केस में बच्चे की डेथ हो सकती है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एंड इस कंडीशन से बचने का एक तरीका है कि इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड माँ को दे दिया जाए एंटी आरएच एंटीबॉडी ताकि एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। आइए बात करते हैं कोagulation अर्थात क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के ऊपर। जब भी हमें कहीं भी चोट लगती है या फिर हमारी बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, तो एट द साइट ऑफ इंजरी इंजर्ड टिश्यू निकालता है क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स भी निकालती हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलती हैं और ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में ही मौजूद प्रोटीन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करती हैं फाइब्रिन में, और यही प्रोसेस और रिएक्शन बार बार चलती रहती हैं और ढेर सारे नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स बन जाते हैं। एंड इन्हीं नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन में डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन एक लिंक्ड रिएक्शन होती है, एक कैस्केड रिएक्शन होती है जिसमें हर एक रिएक्शन पिछले रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है। अगर एक भी रिएक्शन हटाओगे तो ब्लड क्लॉटिंग की पूरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द साइट ऑफ क्लॉटिंग आपको एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलम या फिर स्कम। आइए बात करते हैं लिम्फ अर्थात टिश्यू फ्लूइड के बारे में। जब ब्लड कैपिलरी से पास कर रहा होता है टिश्यूज में, तब उस ब्लड में मौजूद वाटर और उस वाटर में सॉल्युबल स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकल कर चली आते हैं इंटरस्टिशियम स्पेस में, और ये जो फ्लूइड निकल कर आया है इंटरस्टिशियम में, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसी को हम लोग इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और इसी टिश्यू फ्लूइड से आपकी जो टिश्यूज होंगी, जो सेल्स होंगी, वो आपकी ऑक्सीजन हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगी, बदले में इसमें डाल देंगी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जो फ्लूइड होगा वो चला जाएगा लिम्फेटिक वेसल में, और जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा तब इसी फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे लिम्फ। और ये जो लिम्फेटिक वेसल होगा वो आगे चल के इस लिम्फ को ड्रेन कर देगा एक मेजर वेन में, अर्थात लिम्फ और ब्लड आपके आपस में अब मिल चुके हैं। लिम्फेटिक वेसल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन कम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ही ज्यादा होते हैं। वहीं पर इंटरस्टिशियम में मौजूद फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन बहुत ही ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट कम होते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड दोनों अलग अलग फ्लूइड होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी एनसीईआरटी लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ मानती है, तो हम भी दोनों को सेम मानेंगे। लिम्फ अर्थात टिश्यू फ्लूइड एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, और इस वजह से ये फ्लूइड इम्यून रिस्पांस के लिए भी रिस्पांसिबल होती है। याद रख लेना कि लिम्फ अर्थात टिश्यू फ्लूइड के अंदर लार्जर प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट एब्सेंट होती है। लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ का और प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम होता है। इंटेस्टाइनल विलाई में पाए जाने वाले लैक्टियल्स लिम्फ के ही मोटे पाइप होते हैं जिनसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। अब आइए बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आपके प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा में, वहीं पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होता है एनालिडा और कॉर्डेटा के मेंबर्स में। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है ओपन स्पेस में विद द हेल्प ऑफ लार्ज वेसल। वहीं पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है और
और वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स से होते हुए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है। क्योंकि इस टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो इसमें ब्लड का फ्लो मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। सो मैं बोल सकता हूँ इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लो इज मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, हेंस इट इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। सभी वर्टिब्रेट्स का हार्ट मस्कुलर चैम्बर्ड होता है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। वहीं पर एम्फीबियन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। वहीं पर बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। चूंकि फिश के पास में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स से एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है गिल्स के पास में, गिल्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से होते हुए फिश की बॉडी पार्ट्स तक जाता है। बॉडी पार्ट्स में मौजूद सारी सेल्स और टिश्यूज इस ऑक्सीजन को ले लेती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती हैं और फिर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है एट्रियम में और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में। चूंकि फिश के हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है तो इनके हार्ट को हम लोग वीनस हार्ट भी बोलते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी पार्ट से, वहीं पर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स, स्किन या फिर गिल्स से। लेकिन सिंगल वेंट्रिकल पाए जाने की वजह से दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसी मिक्स्ड ब्लड को वेंट्रिकल पूरी बॉडी में पंप कर देता है। चूंकि यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स्ड हो गए हैं तो इसी वजह से बोलते हैं इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर मिक्स्ड सर्कुलेशन पाया जाता है। अच्छा, बर्ड, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसको पास कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास में। लंग्स में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है लेफ्ट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई है, बिना मिक्सिंग हुए ही ब्लड को पंप कर दिया गया है। हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और इन दोनों टाइप्स के ब्लड के लिए सेपरेट पाथवे मौजूद थे। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। आइए अब बातें करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, दूसरा नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड तीसरा इस ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड दैट इज ब्लड। आइए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है जो कि सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारे हार्ट का साइज क्लेंच फिस्ट अर्थात बंद मुट्ठी के बराबर होता है और इसके चारों तरफ एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं और इस बैग के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करके और शॉक को एब्जॉर्ब करके हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर्स को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया इज सेपरेटेड बाय थिन मस्कुलर वॉल जिसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। वहीं पर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय थिक मस्कुलर वॉल जिसको हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। सेम साइड के एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इन्हीं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की राइट और लेफ्ट साइड में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प जिसको हम लोग वेल्व बोलते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वेल्व जिसका दूसरा नाम मिट्रल वेल्व होता है। राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी की माउथ पर और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली एओर्टा की माउथ पर प्रेजेंट होते हैं सेमी लूनर वेल्व्स और इन वेल्व का काम होता है हार्ट से ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बनाए रखना। मतलब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वेंट्रिकल से पलट के ब्लड एट्रिया में नहीं जा सकता है। सिमिलरली वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में जाता है लेकिन उन ब्लड वेसल्स से ब्लड पलटकर वेंट्रिकल्स में नहीं आता है। तो मैं बोल सकता हूं कि हार्ट में प्रेजेंट वेल्व ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। हमारा इंटायर हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है और वेंट्रिकल्स की वॉल एट्रिया की वॉल से ज्यादा मस्कुलर और थिकर होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड ज्यादा दूर तक पंप करना होता है। नोडल टिश्यू नाम का एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर हमारे इंटायर हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड इसी टिश्यू का एक पैच प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर जिसको हम लोग SA नो
नोड दैट इज साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। एंड राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एक और नोड, एक और पैच प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एबी नोड अर्थात एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। एंड इस नोड से एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर निकलता है जिसको हम लोग एबी बंडल अर्थात एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर इमर्ज करता है और इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में। एंड इन्हीं बंडल से आगे चल के रेस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकल्स की मसल्स में परकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। और ये जो इतनी सारी नोडल मस्कुलेचर्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसी की वजह से हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हमारा हार्ट एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट कर सकता है। हालांकि हर नोडल मस्कुलेचर की एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट इज 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट एंड हेंस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड दैट्स व्हाई ऐसे नोड इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट एक मिनट में 70 से 75 बार बीट करता है और एवरेज लेंगे तो आएगा 72 बीट्स पर मिनट। आइए बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है हार्ट के अंदर चलने वाले वो सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनका एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीटिशन होता है। कार्डियक साइकिल की हम शुरुआत करते हैं जॉइंट डायस्टोल स्टेट से। जॉइंट डायस्टोल हार्ट का वो स्टेट होता है जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, सेमी लूनर बल्ब्स क्लोज्ड होते हैं और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब ओपन होते हैं। ये बल्ब ओपन होने की वजह से ब्लड एट्रिया से डायरेक्टली वेंट्रिकल में जा रहा होता है और सेम साइड के चैम्बर्स अर्थात राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों चैम्बर एक सिंगल चैम्बर की तरीके से काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल एक सिंगल चैम्बर की तरीके से काम कर रहे होते हैं। ब्लड डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा होता है और तभी राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर पर मौजूद ऐसे नोड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को या बोल दो एक्शन पोटेंशियल को, और दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब दोनों एट्रिया का साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एट्रिया के अंदर मौजूद ब्लड रिस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है और हार्ट के इस स्टेट को एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, मतलब एट्रिया आपके दोनों कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड होता है उसका 30% ब्लड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है, वहीं पर बचा हुआ 70% ब्लड जॉइंट डायस्टोल स्टेट के दौरान आता है। अच्छा, ऐसे नोड ने प्रोड्यूस किया था एक्शन पोटेंशियल को जिसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल हुआ, लेकिन अब वो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से होते हुए एबी नोड से एबी बंडल, फिर बंडल ऑफ इस लेफ्ट बंडल, राइट बंडल और परकिंजे फाइबर्स तक आएंगे और अल्टीमेटली ये परकिंजे फाइबर्स एक्शन पोटेंशियल्स को ट्रांसमिट कर देंगे इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के पास में। और अब एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल की मसल्स तक पहुंच चुके हैं जिसकी वजह से अब वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड्स विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो जो वेंट्रिकल के अंदर मौजूद ब्लड होगा वो जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से और ये दोनों वाल्व आपके क्लोज्ड हो जाएंगे और यहीं पर पहला हार्ट का साउंड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लब। अब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और बढ़ेगा और ब्लड जाकर टकराएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के सेमीलूनर बल्ब से और ये दोनों बल्ब्स आपके ओपन हो जाएंगे और ब्लड रेस्पेक्टिव साइड की ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। और इस स्टेट में हम बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल्स आपके कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पर कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका है, लेकिन इसी टाइम पर कंप्लीट एट्रियल डायस्टोल भी हो चुका होता है, क्योंकि जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उसी टाइम पर एट्रियल डायस्टोल भी हो रहा होता है। एक बात ये ध्यान रख लेना कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो हार्ट के अंदर इंप्लोजन हो जाएगा और उस इंसान की मौत हो जाएगी। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हार्ट के चारों चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स्ड तो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हार्ट के अंदर जॉइंट डायस्टोल स्टेट आता है, लेकिन हार्ट के चारों चैम्बर कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और दैट्स व्हाई हार्ट के अंदर जॉइंट सिस्टोल कभी नहीं आ सकता। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल के अंदर का सारा ब्लड रेस्पेक्टिव साइड की ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया था, लेकिन अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा और आपके सेमीलूनर बल्ब्स क्लोज्ड हो जाएंगे और जिसकी वजह से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। और अब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम और बढ़ेगा, प्रेशर और कम होगा और जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर एट्रिया के अंदर के प्रेशर से कम हो जाएगा तब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब ओपन हो जाएंगे और एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्रीली जाने लगेगा। और अब वेंट्रिकल्स और एट्रिया रिलैक्स्ड स्टेट में आ चुके हैं, मतलब अब फिर से जॉइंट डायस्टोल स्टेट आ चुका है और अब जल्द ही ऐसे नोड फिर से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा और इन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स का
जिसका फिर से रेपिटेशन होगा। और हार्ट के अंदर चलने वाले इसी सीक्वेंशियल इवेंट्स के रेपिटेशन के साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में हमारे हार्ट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल्स चलती है, जिससे जब हम एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट का एक वेंट्रिकल लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट गिव्स अस कार्डियक आउटपुट। सो हम बोल सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो कि होता है लगभग 5000 ml यानी कि 5 लीटर्स। हमारी बॉडी के पास स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों को ही अल्टर करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी अल्टर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एथलीट्स और स्पोर्ट पर्संस का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। हर कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे हार्ट में 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब, जिनको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। लब साउंड प्रोड्यूस होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब के क्लोज होने पर, वहीं पर डब साउंड प्रोड्यूस होता है सेमी लूनर बल्ब के क्लोज होने पर। इसके अलावा अगर हार्ट से कोई भी साउंड आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हार्ट में कोई डिफेक्ट है। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टर्म एक मिसनोमर है। मिसनोमर इसलिए है क्योंकि इसके नाम में तो ग्राफ आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ नहीं होता है, ये एक मशीन होता है और इस मशीन से हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जिस मशीन से हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन होता है उस मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए पेशेंट की बॉडी में 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को अटैच करके मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। 3 लीड्स में से 2 लीड्स हर रिस्ट में अटैच की जाती हैं और एक लीड लेफ्ट एंकल में अटैच की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। और अगर आप हार्ट के फंक्शंस की डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो पेशेंट के चेस्ट रीजन में मल्टीपल लीड्स को भी अटैच करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड ईसीजी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें कई सारी पीक्स या फिर वेव दिखाई पड़ती हैं, जो कि हार्ट की डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये वेव 3 टाइप्स की होती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव और टी वेव। पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू। और यही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्टली एट्रियल रिपोलराइजेशन अर्थात एट्रियल डायस्टोल को भी रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन अर्थात वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ टी वेव मार्क एंड ऑफ सिस्टोल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत ही क्लियरली विजिबल होती है, तो हम गिवन टाइम पीरियड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करके एक इंडिविजुअल के हार्ट रेट का पता लगा सकते हैं। हर इंडिविजुअल की ईसीजी रफली सेम होती है, तो अगर किसी इंडिविजुअल की ईसीजी स्टैंडर्ड ईसीजी से डेविएट कर रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि उस इंसान का हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और उस इंसान के हार्ट में कोई दिक्कत है। इसी वजह से ये एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका इंटिमा या फिर इंटरना बोलते हैं। और इन दोनों लेयर के बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ट्यूनिका इंटिमा इज लाइंड बाय थिन स्क्वैमस एंडोथेलियम। ट्यूनिका मीडिया बना होता है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का। ट्यूनिका एक्सटर्ना बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर का। और ये तीनों लेयर्स आर्टरीज और वेन्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर थिन होती है, जिसकी वजह से वेन का ल्यूमेन ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और आर्टरीज का ल्यूमेन पतला होता है। और अब बात करें कैपिलरी की, तो कैपिलरी आपकी सिंगल लेयर्ड होती है, जो कि बनी होती है थिन स्क्वैमस एंडोथेलियम की। इसके अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होती है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आता है इंफीरियर वेना कावा, और ये दोनों वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के पास में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। फिर वहां से पल्मोनरी वेन के माध्यम से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है पूरी बॉडी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। अब यहां पर हमें 2 टाइप्स का सर्कुलेशन दिखा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निकलकर एओर्टा के माध्यम से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज से होते हुए पूरी बॉडी के टिश्यूज तक जाना और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में ड्रेन करना, यह कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स तक जाना और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आना, यह कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाना और फिर उसका ऑक्सीजनेशन करा के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में लेकर आना। वहीं पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन होता है एसेंशियल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की टिश्यूज तक पहुंचाना और फिर वहां से हार्मफुल सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जिसमें हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर के पास ले जाता है ताकि लिवर उस ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन कर सके और फिर उस ब्लड को डिलीवर किया जाता है हार्ट और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। अब हमारा हार्ट इतना बिजिएस्ट ऑर्गन है, 24 घंटे काम करता है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हमारे हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी उसको हार्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। सो इस काम के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिवली हार्ट तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और फिर हार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारे हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू पाए जाने की वजह से हमारा हार्ट इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होता है, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होता है, अर्थात मायोजेनिक होता है। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हमारा हार्ट फंक्शन करता है और हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लैंगेटा रीजन में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल न्यूरल सेंटर्स जो कि हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारी कार्डियक एक्टिविटी को, मतलब हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो कि एएनएस का दूसरा पार्ट है वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, मतलब हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। और वहीं पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला रीजन से निकलने वाले एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जिनको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कहते हैं वो भी हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है जिसमें से 120 सिस्टोलिक अर्थात पंपिंग प्रेशर होता है, वहीं पर 80 डायस्टोलिक अर्थात रेस्टिंग प्रेशर होता है। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर चेकअप कराने पर लगातार 140/90 आ रहा है या फिर उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की वजह से उस इंसान को आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी और वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी भी अफेक्ट होंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इस डिजीज के अंदर हमारी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल दैट इज कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू जैसी चीजों का डिपोजिशन होने लगता है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है और हमारी हार्ट की मसल्स तक प्रॉपर तरीके से ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उसमें पेन होता है। दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मे लीड्स टू एंजाइना। एंजाइना को हम लोग कॉमनली एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन इज द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी हार्ट मसल्स तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रही होती हैं। ये मेन और वुमेन दोनों के अंदर हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन है मिडिल एज्ड और एल्डर लोगों में। नाउ द लास्ट वन इज हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर हमारे हार्ट का वो स्टेट होता है जब वो ब्लड को इफेक्टिव तरीके से पंप नहीं कर पाता है, मतलब जितनी हमारी बॉडी की नीड होती है उस नीड को पूरा नहीं कर पाता है। कभी कदार इसे हम कंजेसिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स इसका मेन सिम्टम होता है। एंड एट लास्ट आइए हम डिफरेंस समझ लेते हैं हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। हार्ट फेल्योर का मतलब हुआ हमारे हार्ट का वो स्टेट जब वो बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, ब्लड को इफेक्टिव तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है। वहीं पर कार्डियक अरेस्ट में हमारा हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, मतलब हार्ट के अंदर पंपिंग होना ही बंद हो जाता है। वहीं पर हार्ट अटैक में हमारी हार्ट की मसल्स सडनली डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई।